हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल से इस ऑनलाइन क्लास में। दोस्तों, आज का वीडियो जो है जीके के टॉप 20 क्वेश्चन के बेस पर आधारित है। सो आप इस वीडियो को अच्छे से लास्ट तक वॉचिंग करें, और यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो लाइक के साथ साथ आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। सो विदाउट वेस्ट टाइम एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का पहला क्वेश्चन, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर पहला से। देखिए, इसमें क्वेश्चन में दिया क्या है, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है। ठीक है, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है, इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन या फिर साइटोकाइन। तो यहाँ पास देख रहे हैं जितने भी यहाँ पास पहला, दूसरा और तीसरा हार्मोन है यहाँ पास, जैसे इंसुलिन हो गया, थायरॉक्सिन हो गया और एस्ट्रोजन, ये सभी क्या है, ये मानव में पाए जाते हैं। ठीक है, व्यक्ति में पाए जाते हैं ये इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन। जबकि देख रहे हैं यहाँ पास साइटोकाइन हार्मोन, ये जो है पौधों में पाया जाता है। ठीक, पौधा की बात यहाँ पास हो रही है, तो ये जो है पौधों में पाया जाता है। और ये हार्मोन जो है पौधों में कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। अब इसे भी ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ये कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है, तो इसका जो ऑप्शन होगा वह चला जाएगा ऑप्शन नंबर 4 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तंत्रिका कोशिकाओं की संरचना में नहीं पाया जाता, तो जानते हैं तंत्रिका कोशिका होता क्या है। बस तंत्रिका कोशिका ये जो होता है, जब कभी हमारे शरीर में संवेदना या उद्दीपन होता है तो उस संवेदना या उद्दीपन को पहुंचाने, और पहुंचाता कहाँ पास ये, तो ये मस्तिष्क तक पहुंचाता है। ठीक है, तो ये एक तंत्रिका कोशिका का कार्य होता है। तो यहाँ पास ऑप्शन में क्या क्या दिए हैं, केंद्रक, एक्सॉन, सेल्यूलोज की कोशिका भित्ति या फिर डेंड्राइट। ठीक, डेंड्राइट की कोशिका भित्ति, डेंड्राइट। ठीक, ये हो गया हमारा डेंड्राइट। तो यहाँ पास इस क्वेश्चन जो राइट ऑप्शन होगा वह चला जाएगा ऑप्शन नंबर 3 में। ठीक है, सेल्यूलोज की कोशिका भित्ति जो है तंत्रिका कोशिका की संरचना में नहीं पाया जाता। ठीक है, बाकी बात करते इसमें केंद्रक, एक्सॉन और डेंड्राइट, ये सभी जो है तंत्रिका कोशिका की संरचना के अंतर्गत आता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रक्त में शर्करा का मात्रा का नियंत्रण करता है, तो रक्त में शर्करा की मात्रा, इसका जो नियंत्रण करता है वह हमारा अग्नाशय ग्रंथि करता है। ठीक है, अग्नाशय जिसको हम पेंक्रियास भी बोलते हैं, और पैराथायराइड को क्या बोला जाता है, तो पैराथायराइड को हिंदी में परावटु भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, परावटु कहा जाता है। ठीक है, एड्रिनल ग्रंथि को, इसको जो है लड़ो या फिर जुड़ो कराटो के नाम से भी जाना जाता है ना। चलिए अगले बढ़ते हैं। इसमें चेतना, बुद्धि और स्मरण शक्ति का केंद्र है। यदि हम क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे तो यहाँ पास प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क और मेरुज्जि दिया है, तो कह सकते हैं ये जो क्वेश्चन है ये मस्तिष्क की बेस पे बना हुआ है। ठीक है, मस्तिष्क आधारित पे, मस्तिष्क के आधार पर ये बना हुआ है। तो पहले बात कर लेते हैं हम मस्तिष्क। देखिए, मस्तिष्क को जो है ये 3 भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, मस्तिष्क को 3 भागों में डिवाइड किया है, जिनमें से पहला हमारा आता है अग्र मस्तिष्क, दूसरा आता है हमारा मध्य, और तीसरा होता है हमारा पश्चिम मस्तिष्क। तो यहाँ पास ये जो दिया है प्रमस्तिष्क गोलार्ध, ये किस में आता है, तो ये आता है हमारे अग्र मस्तिष्क के अंतर्गत आता है। ठीक है, अग्र मस्तिष्क। ठीक, और कौन सी बात करेंगे, परमस्तिष्क गोलार्ध, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेरिब्रम भी बोलते हैं। ठीक, अनुमस्तिष्क को क्या कहा जाता है, तो अनुमस्तिष्क, इसको जो कहा जाता है सेरिबेलम कहा जाता है ना। तो यहाँ पास इस क्वेश्चन जो राइट ऑप्शन होगा वह चला जाएगा ऑप्शन नंबर 1 में। ठीक है, परम मस्तिष्क गोलार्ध में क्या होता है, चेतना, बुद्धि और स्मरण शक्ति का केंद्र होता है। ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पास फर्स्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पुष्प में नर जननांग है, तो यहाँ पास सभी बच्चे जो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पास गेस कर रहे होंगे वो बिल्कुल सही है। ठीक, पुष्प में जो नर जननांग होता है वो हो जाएगा हमारा पुंकेसर। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पास बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। अब यहाँ पास जो क्वेश्चन हमको बता रहे हैं यहाँ पास वो क्या है, मादव मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो यहाँ पास देखिए ऑप्शन में क्या क्या दिया है। अंडाशय की बात करें तो ये भी एक मादा जनन तंत्र का ही भाग है। गर्भाशय भी क्या है, एक मादा जनन तंत्र का ये भी भाग है। लेकिन देख रहे हैं यहाँ पास ये जो है शुक्र वाहिका, ये मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो यहाँ पास इस क्वेश्चन जो राइट ऑप्शन होगा वहाँ चला जाएगा ऑप्शन नंबर 2 में, शुक्र वाहिका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मानव मादा में अंडे का निषेचन कहाँ होता है। ठीक है, तो मानव मादा में जो अंडे का निषेचन होता है वह होता है हमारे फेलोपियन नलिका में, जिसको हम फेलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं। ठीक, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पास जो 2 3 वाला है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। फेलोपियन नलिका या फेलोपियन ट्यूब में ही मानव मादा में अंडे का निषेचन होता है। ठीक है, यहाँ पास बात किसकी हो रही है, यहाँ पास तो बात जो हो रही है
यहाँ पास मादा की हो रही है, न कि नर की। ठीक है, और मादा में जो बंध्याकरण किया जाता है, ठीक है, वो इसी नली को काट कर किया जाता है। ठीक, इसी नली को ही काट कर किया जाता है, फैलोपियन नलिका को ही काट कर किया जाता है। ठीक, बंध्याकरण ना। चलिए आगे बढ़ते इसमें, मुकुलन की विधि से प्रजनन करने वाले जीव का नाम क्या है? देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या है इसमें, अमीबा, जीवाणु, ईस्ट या फिर फर्न। तो यहाँ पास इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन क्या होगा या होना चाहिए, वो सभी बच्चे यहाँ पास मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। ठीक, अमीबा होगा या जीवाणु, ईस्ट या फिर फर्न करके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9। द्विविखंडन विधि से प्रजनन करता है। अब देखते हैं यहाँ पास द्विविखंडन विधि से प्रजनन कौन करता है, हाइड्रा, अमीबा, मास या स्पायरो वगैरह। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन जो राइट ऑप्शन होगा वह चला जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड की तरफ। अमीबा में भी क्या होता है, द्विविखंडन विधि से प्रजनन करता है। ठीक, अमीबा में भी द्विविखंडन विधि से प्रजनन होता है। ठीक, और अमीबा जो होता है ये एक उसकी जीव है जो कि संघ प्रोटोजोआ के अंतर्गत आता है। आप इसे भी याद में रखेंगे, किसके अंतर्गत आता है, तो ये आता है संघ प्रोटोजोआ के अंतर्गत, है ना, प्रोटोजोआ के अंतर्गत आता है ये, आप इसे भी याद में रखेंगे। ठीक, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है ये। तो देखिए यहाँ पास मैं छोटा सा फिगर बता दूं आपको, मान के चलिए कि ये क्या हो गया, हमारा एक अमीबा हो गया। ठीक, ये हमारा इसका केंद्र हो गया। अब यहाँ पास क्या होता है, जब भी यहाँ पास प्रजनन करता है तो ये क्या है, दो भागों में इस प्रकार से टूट जाता है, और दोनों भाग जो है एक परिपक्व अमीबा के रूप में क्या हो जाता है, विकसित हो जाता है। तो यहाँ पास इस क्वेश्चन जो राइट ऑप्शन होगा वह चला जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड में, सॉरी ऑप्शन नंबर सेकंड की तरफ। तो अमीबा ही इसका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पास क्वेश्चन नंबर 10वां, विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो ये जो विज्ञान दिवस मनाया जाता है ये मनाया जाता है 28 फरवरी को ही विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ठीक, और आप लोगों से पूछना मैं चाहूँगा कि 28 फरवरी को ही विज्ञान दिवस क्यों मनाया जाता है, यह कौन से वैज्ञानिक है जिनकी या जन्म दिवस के रूप में हम 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाते हैं? यदि आप सभी को पता होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, अच्छा एक क्वेश्चन यहाँ से इस ऑप्शन से यहाँ पास और बनेगा। देखिए यहाँ पास क्या दिया है, 21 मार्च। ठीक है, तो 21 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 21 मार्च को ही विश्व वानिकी दिवस इसके रूप में हम मनाते हैं। ठीक, 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस के रूप में हम इसको मनाते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, किस यंत्र से अपवर्तनांक नापा जाता है? ठीक, या फिर मापा जाता है अपवर्तनांक, अपवर्तनांक मापा जाता है। देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन में क्या क्या दिया है, रेडिएटर, रिफ्रैक्टोमीटर, पिपेट या फिर नेफेटोमीटर। तो देखते हैं यहाँ पर इस क्वेश्चन जो राइट ऑप्शन होगा वह चला जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड में। ठीक, और ये जो क्वेश्चन है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, किस यंत्र से अपवर्तनांक मापा जाता है, हमको बताना है। रिफ्रैक्टोमीटर से ही अपवर्तनांक, किसी भी वस्तु का अपवर्तनांक मापा जाता है। ठीक, बात करते हैं हम रेडिएटर की। तो रेडिएटर देखिए ये जो है किसमें लगा होता है, तो ये मोटर वाहनों में लगा होता है। ठीक है, और पिपेट इसकी सहायता से किसी जल का द्रव का मापन किया जाता है ना, बूंद का मापन किया जाता है। ठीक, उसके बाद है यहाँ पास अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, क्वासी योकर बीमारी किसकी कमी से होता है? ठीक है, यहाँ पास बीमारी और वो भी किसी कमी से हमको यहाँ पास ये बताना है। ये है क्वासी योकर बीमारी। ठीक, ये किसी कमी से होता है, हमसे यहाँ पास ये पूछा गया है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, यहाँ पास विटामिन। तो यहाँ पास इस क्वेश्चन जो राइट ऑप्शन होगा वह चला जाएगा प्रोटीन में। ठीक है, प्रोटीन की कमी से क्वासी योरकर बीमारी होता है, और ये जो बीमारी होता है वो बच्चों में होता है, आप इसे भी ध्यान में रखेंगे। ठीक, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड, प्रोटीन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, ऊर्ध्वपातन का उदाहरण क्या है? ठीक है, ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है यहाँ पास, देखिए यहाँ पास कौन कौन सा उदाहरण है जो ऊर्ध्वपातन को रिलेट से करता है। तो देखिए यहाँ पास फिटकेरी, कपूर, बर्फ या फिर कोक। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ऊर्ध्वपातन होता क्या है। देखिए कोई भी मैटर हो गया, पदार्थ हो गया, उसकी तीन अवस्थाएं होती है, आप सभी को पता होगा, है ना। उसकी बेसिक तीन अवस्थाएं होती है, किसी भी हम पदार्थ को लेकर चले उसकी बेसिक तीन अवस्थाएं होती है। मान के चलिए हमारा एक पदार्थ हो गया जिसमें पहला हमको लेकर चलना है ठोस हो गया, ये दूसरा हो गया द्रव, और ये हो गया हमारा गैस। ठीक, यही तीन तो पदार्थ होते हैं इसमें किसी भी पदार्थ में तीन मैटर होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो कह सकते हैं कि जब कोई वस्तु जो है ना, जब कोई वस्तु जो है सॉलिड अवस्था से सीधे किस में पहुंच जाती है, गैस अवस्था में पहुंच जाती है। सॉलिड अवस्था से, ये मैंने इसको क्या क्या बताया, मैंने आपको सॉलिड बताया ना, ये सीधा डायरेक्ट यहाँ पर इससे पहुंच जाती है। इसको सीधा जो है द्रव में परिवर्तित नहीं हो पाता, द्रव में परिवर्तित हुए बिना सीधा पहुंच जाती है गैस की स्थिति में।
तो वह प्रोसेस क्या करता है, वह क्रिया क्या कहलाता है, तो वही क्रिया जो है ऊर्ध्वपातन कहलाती है। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस होता है किस पे लागू होता है ये, तो ये फिटकरी पे लागू होता है। तो सॉरी, फिटकरी बोल रहा हूँ मैं, कपूर पे ये लागू होता है ना। तो इस क्वेश्चन जो राइट ऑप्शन होगा वह चला जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड में, कपूर में ही ऊर्ध्वपातन की विधि संपादित होती है। ठीक, आप इसको ध्यान में रखेंगे। तो आपको इसके बारे में पूरा क्लियर हो गया कि ऊर्ध्वपातन क्या होता है। क्या बताएंगे इसकी डेफिनेशन, कि जब कोई भी पदार्थ जो होता है द्रव अवस्था में आए बिना ही सीधा गैस अवस्था में चली जाती है। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, ऊर्ध्वपातन कहेंगे। ठीक, वही हमारा ऊर्ध्वपातन की प्रोसेस होता है। आप इससे ध्यान में रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सोडा वाटर बनाने में किसका प्रयोग होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पास ऑप्शन में क्या क्या दिया है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। फिलहाल यहाँ पास दो ही ऑप्शन है। तो देखिए यहाँ पास दोनों में से ऑप्शन क्या होना चाहिए, आप ये बताइए। चलिए देखिए यहाँ पास इन दोनों में से ही कौन सा यहाँ पास ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पास इन दोनों ऑप्शन में से लेके चलेंगे तो जो राइट ऑप्शन होगा वो चला जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सोडा वाटर बनाने में कार्बन डाइऑक्साइड का ही प्रयोग होता है, आप इसे बिल्कुल ध्यान में रखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड का ही प्रयोग होता है। ठीक है, और यहाँ से भी इस ऑप्शन से भी कई क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल का प्रतिशत कितना है, तुमको बताना है 21%। ठीक है, और नाइट्रोजन का तो होता है 78%। ठीक है, ऑक्सीजन का तो ऑक्सीजन का बताएंगे यहाँ पास कितना परसेंट होता है, 0.03%, है ना, ये तो होता है 0.03%। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। गोबर गैस का आविष्कार किया गया था या फिर किया था। ठीक है, तो गोबर गैस के आविष्कार इसका जो श्रेय जाता है, ठीक है, किसको जाता है, सीवी देसाई को जाता है। इन्होंने सबसे पहले जो है गोबर जो संयंत्र है उसका आविष्कार किया था। ठीक, और एक क्वेश्चन और बनता है इसी से कि गोबर गैस में कौन सी गैस निकलती है, तो हमको बताना है मीथेन, है ना, गोबर गैस में ही मीथेन गैस निकलती है इसी से। ठीक है, आप इसे भी ध्यान में रखेंगे। उसके बाद है यहाँ पास क्वेश्चन नंबर 16, ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है। अब यहाँ पास बात यहाँ पास पूछ रहा है किसकी, ध्वनि की। तो ध्वनि की गति जो सर्वाधिक होती है वह होती है किसमें, कांच में। सेकंड ऑप्शन यहाँ पास बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना, कांच में ही क्या होता है, ध्वनि गति जो सर्वाधिक होती है। कई बच्चे यहाँ पास गलत करते हैं, यदि ध्वनि की गति की सर्वाधिक की बात बोल जाए तो क्या डालते हैं यहाँ पास, वायु डालते हैं। वायु हमको लेके नहीं चलना है ना, ध्यान में रखेंगे। ध्वनि की गति सर्वाधिक होगी तो होगा हमारे कांच में। ठीक है, हाँ, यदि बोला जाता है कि प्रकाश की गति किसमें होती है, तो क्या होता है यहाँ पास, तो प्रकाश की गति जो सर्वाधिक होती है वह होता है हमारे निर्वात में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लाल रंग का तरंग दैर्ध्य होता है कम, अधिक, या उत्सर्जन पर निर्भर करता है। ठीक, या फिर नॉन ऑफ दिस। तो बताएंगे यहाँ पास कि लाल रंग का जो तरंग दैर्ध्य होता है वो कम होता है कि अधिक होता है। देखिए यहाँ पास कई बच्चे यहाँ इस क्वेश्चन को बहुत कई तरीके से गलत भी कर देते हैं। पूछा जाता है क्वेश्चन में कि लाल रंग का तरंग दैर्ध्य अधिक होता है कि कम होता है, तो हमको क्या बताते हैं, जो लाल रंग का तरंग दैर्ध्य है उनको क्या बताते हैं, वो कम बताते हैं। क्या बताते हैं, कम बताते हैं वहाँ पास। ठीक, तो आप इस बार अच्छे से इसको गेस करके बताएंगे कि यहाँ पास लाल रंग का जो तरंग दैर्ध्य है वो क्या होना चाहिए, कम होगा कि अधिक होगा। एक बार ध्यान से सोच लेंगे, उसके बाद ही सही ऑप्शन यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। बताइए जल्दी से कि लाल रंग का तरंग दैर्ध्य क्या होगा। चलिए मैं बता रहा हूँ यहाँ पास, लाल रंग का जो तरंग दैर्ध्य होगा वो क्या हो जाएगा, कम होगा। क्या होगा, कम। ऑप्शन नंबर यहाँ पास फर्स्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। लाल रंग में क्या होता है, जो तरंग दैर्ध्य होता है वो बिल्कुल कम होता है, मतलब कर सकते हैं बहुत ही कम दूरी में ये बनता है, बहुत ही कम डिस्टेंस में ये बनता है। इस प्रकार से ये इसका तरंग दैर्ध्य बनेगा। ठीक है, वेवलेंथ इसका बहुत ही कम होता है, तरंग दैर्ध्य। ठीक है, और जिसका तरंग दैर्ध्य कम होता है उसी का प्रकाश का प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है। अब इसी भी ध्यान में रखें, बिल्कुल बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखेंगे। जिसका तरंग दैर्ध्य कम होता है उसका प्रकाश का प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है। तो यहाँ पास दो क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। मान के चलिए यहाँ पास पूछा क्या है, इसमें तरंग दैर्ध्य की बात हुई है, तो मैंने आपको क्या बताया है कि जिसका तरंग दैर्ध्य क्या होता है, कम होगा, तो उसका प्रकाश का प्रकीर्णन क्या हो जाएगा, अधिक होगा फिर, है ना, प्रकाश का प्रकीर्णन क्या हो जाएगा, इसी का अधिक होगा। ठीक, आप इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते इसमें। अब हीरा किसका शुद्धतम रूप है, तो आप सभी को मालूम होगा कि हीरा किसका शुद्धतम रूप है, वो हो जाएगा हमारे कार्बन का ही शुद्धतम रूप है हीरा। ठीक है, इससे कई सारे क्वेश्चन भी बनते हैं। हीरा का अपूर्णांक की बात की जाती है, हीरा का अपूर्णांक कितना होता है वो ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते इसमें।
हवा का वाष्प घनत्व। अब यहाँ पास हवा का वाष्प घनत्व की बात हुई है, तो हवा का जो वाष्प घनत्व होता है आप चला जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। ठीक है, 14.4 होता है हमारे हवा का वाष्प घनत्व। ये भी मोस्ट वेरी क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान में रखना है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पास ये। अब उसके बाद इस वीडियो के यहाँ पास लास्ट क्वेश्चन है कि फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है। देखिए भाई इसमें क्या प्रयोग किया जाता है, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड या फिर सिल्वर नाइट्रेट या फिर नॉन ऑफ दिस। ठीक है, तो देखिए अभी इस क्वेश्चन को यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा वह चला जाएगा। जल्दी से कमेंट बॉक्स कमेंट करके बताएंगे आप। चलिए मैं बता देता हूँ यहाँ पास इस क्वेश्चन जो राइट ऑप्शन होगा वह चला जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड में। ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट फोटोग्राफी में प्रयोग जो किया जाता है वो किया जाता है सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पास थर्ड वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, सिल्वर नाइट्रेट का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आई होप आप सभी की वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, वेलकम।